प्रकाश हो उसी को हम लोग तारा या स्टार कहते हैं। मतलब जिसे चमकाने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि वो अपने प्रकाश से दूसरों को प्रकाशित करे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? तारा कहेंगे। और इस तारे से प्रकाशित कौन होते हैं? इस तारे से प्रकाशित कोई ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, कुछ भी रहे, वो सब के सब प्रकाशित होते हैं इस तारे के प्रकाश से। जैसे हम छोटा सा एक एग्जाम्पल ले, उदाहरण ले, आप क्लियर हो जाएंगे। जैसे मैं कहूं कि सचिन तेंदुलकर एक सुपर स्टार है, मेगा स्टार है, अमिताभ बच्चन मेगा स्टार है, विराट कोहली स्टार है, सलमान खान सुपर स्टार है, इस तरह से हम लोग बोले तो सब क्या हो जाएंगे? स्टार। स्टार का मतलब हो गया कि अब उन्हें चमकाने के लिए, जैसे सलमान खान को चमकाने के लिए किसी की आवश्यकता पड़ेगी क्या? तो आपका उत्तर होगा नहीं, बल्कि सलमान खान और लोगों को प्रकाशित करते हैं। मतलब जिस मूवी में, जिस फिल्म में किसी हीरो को, किसी हीरोइन को कास्ट करते हैं, लेते हैं, तो वो सलमान खान की वजह से वो भी हाईलाइट हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है। तो उसे हम लोग क्या कहने लगते हैं? ज्योग्राफी की भाषा में वो ग्रह हो गया। तारा कौन हो गया? सलमान खान। जो जिसको सलमान खान लॉन्च किए वो कौन हो गया? वो ग्रह हो गया। कुछ ऐसे स्टार आते हैं जो डायरेक्ट सूर्य या हम लोग कह लें कि सलमान खान से लिंक न लगा के बल्कि किससे लिंक लगाते हैं? जिसे सलमान खान लॉन्च कर रहे हैं। तो वो क्या हो गया? वो व्यक्ति किसका चक्कर लगाएगा? वो इर्द गिर्द चक्कर लगाएगा जो जिसे सलमान खान ने लॉन्च किया, जो हमारे लिए ग्रह था। इसलिए वो पिंड क्या कहलाने लगता है? वो उपग्रह कहलाने लगता है। तो उपग्रह जो ग्रहों का चक्कर लगाए, ग्रह जो स्टार या तारा का चक्कर लगाए, उसे हम लोग ग्रह कहते हैं। मेरा मानना है कि आप समझ पा रहे होंगे कि तारा कहते किसे हैं? जो अपने प्रकाश से दूसरों को प्रकाशित करे, उसी को हम लोग तारा या स्टार कहते हैं। मतलब उसके पास खुद की उष्मा, खुद की एनर्जी, खुद की ऊर्जा रहती है। हम लोग देखते हैं थोड़ा सा बैक चल के, वैसे मैं वहां तक तो आप लोगों को पढ़ाया हूं, लेकिन फिर भी हमें हल्का सा रिकैप करवाता हूं कि हम देखें कि अपनी आकाशगंगा, जिस आकाशगंगा का नाम है मंदाकिनी, ये मंदाकिनी हो गई। मंदाकिनी में टोटल 3 भुजाएं हैं। भुजा नंबर 1 जिसे हम लोग करीना बोलते हैं, और करीना को करीना या सजिष्टा के नाम से भी जाना जाता है। करीना या सजिष्टा हो गया। जो दूसरी भुजा है, इस दूसरी भुजा को हम लोग ओरियन भुजा के नाम से जानते हैं, ओरियन भुजा कहते हैं। और जो तीसरी भुजा होती है, इस तीसरी भुजा को हम लोग पर्सियस भुजा कहते हैं, पर्सियस भुजा के नाम से जानते हैं। तो जो ये पर्सियस भुजा है, ये हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी की सबसे बाहरी भुजा है। और इसी बाहरी भुजा में ही भ्रूण तारों का, मतलब तारों का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? तारों का, जिसे हम लोग स्टेलर नेबुला के नाम से जानते हैं, निहारिका के नाम से जानते हैं। किसी भी तारे का जन्म होता है। ये तारा का जन्म करने के लिए हम लोग देखें तो यहाँ हाइड्रोजन्स के बादल, गैसों के बादल, ये सब पूरा भरे रहते हैं। हाइड्रोजन हीलियम के बादल रहते हैं और ये एक दूसरे से आपस में मिलने लगते हैं। आपस में मिलने के बाद ये धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ते हैं। और जो हमारा मिल्की वे या दुग्ध का मेखला हम लोग बोलते हैं, वो ओरियन भुजा में स्थित है। या हमारा सौरमंडल किस भुजा में स्थित है? ओरियन भुजा में स्थित है। अब हम लोग देखें कि इस पर्सियस भुजा में जो तीसरी भुजा है, इस तीसरी भुजा में किसी भी भ्रूण तारे का क्या हो रहा है? जन्म हो रहा है। अब इसे हम लोग देखें कि ये किसी भी तारे का जन्म कैसे होता है, इन चीजों को समझें हम लोग। तो इसे हम लोग देखेंगे तो आपको मिलेगा कि हम मान के चलते हैं कि इस पर्सियस भुजा में, ओरियन भुजा में कोई एक बिंदु मात्र कण हो, हाइड्रोजन्स के बादल हो, जिसे हम लोग मूल कण नाम देते हैं। इंग्लिश में इसी को फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। मूल कण हो गया या फंडामेंटल पार्टिकल्स हो गया। इससे दूर कोई एक कण हो और इस कण को हम कहेंगे प्रतिकण। प्रतिकण को इंग्लिश में एंटी पार्टिकल्स के नाम से जाना जाएगा। हम मानते हैं कि संयोगवश ये प्रतिकण इस मूल कण से जाकर चिपक जाता है। यहां से ऐसे जाके एक कण से 2 कण हो जाता है और इन कणों की मात्रा धीरे धीरे और कणों के मिलने से निरंतर बढ़ती चली जाएगी।
समझ पा रहे होंगे आप लोग। निरंतर बढ़ती चली जाएगी और इसका आकार भी धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। जब धीरे धीरे बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा तो ये जो हम भाग पूरा देख रहे हैं, इस भाग में बाहर से अंदर की तरफ निरंतर रूप से एक बल कार्य करने लगेगा और उसी बल को ही हम लोग कहते हैं अभिकेंद्री बल। सेंट्रीपिटल फोर्स कार्य करने लगेगा बाहर से अंदर की तरफ, और जब बाहर से अंदर की तरफ दाब वृद्धि करेगा तो स्वाभाविक है कि इनके अंदर जब दाब वृद्धि कर रहा है, तो जब दाब वृद्धि करेगा तो स्वाभाविक है कि दाब के ही साथ चलता है घनत्व। दाब वृद्धि करेगा तो स्वाभाविक है कि घनत्व भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। दाब बढ़ा, घनत्व बढ़ा, तो जो केंद्र में भाग पदार्थ रहेंगे उन पदार्थों का तापमान बहुत अधिक हो जाएगा। तापमान बहुत अधिक हो जाएगा। हैसबैज बताता है कि 10 पे घाते 7 तापमान होने के बाद कोई भी जो हाइड्रोजन होता है उस हाइड्रोजन में आग लग जाती है। सिंपल घरेलू भाषा में आग लग जाती है। उसी आग लगने की प्रक्रिया को ही हम लोग फिजिक्स में या ज्योग्राफी में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया कहते हैं। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। और नाभिकीय संलयन के प्रक्रिया में हाइड्रोजन किसमें परिवर्तित होने लगता है, तो आपका उत्तर होगा कि वो हीलियम में परिवर्तित होने लगेगा। कितना हाइड्रोजन कितने हीलियम में परिवर्तित होता है, तो यहां देखने की बात है कि 4 हाइड्रोजन 1 हीलियम में परिवर्तित होने लगता है। इसी प्रक्रिया को ही नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया कहते हैं। और इसी प्रक्रिया के तहत या अंतर्गत ही कोई भी तारा ऊष्मा प्रदान करता है या ऊष्मा का, ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। आप समझ पा रहे होंगे किसी भी तारे में ऊष्मा कैसे मिलेगी, ऊष्मा कैसे प्रदान की जाती है। तो ऐसे करके तारे का शुरुआत तो हो गया, ये तारे का जन्म हो गया, तारे की शुरुआत हो गई। यहां पर आग भी केंद्र में लग गई। तो क्या जब आग केंद्र में लग गई तो वो आग अंदर सिमट के ही रहेगी कि बाहर की तरफ ऊष्मा का उत्सर्जन करेगा, बाहर की तरफ ऊष्मा फेंकेगा? तो आप कहेंगे कि ऊष्मा बाहर की तरफ उत्सर्जित करेगा या फेंकेगा। तो हम लोग देखें कि जब ये लगभग प्रक्रियाएं बताई जाती है कि लगभग 50,000 बरस लग जाते हैं ये प्रक्रियाएं पूर्ण होने में। जब ये प्रक्रियाएं पूर्ण हो जाती है तो अंदर से अब ताप अधिक हो जाता है, अंदर से एनर्जी अधिक हो जाती है और ये एनर्जी बाहर की तरफ उत्सर्जित होने लगती है। और जब उत्सर्जित होती है तो ये तारे में अपकेंद्री बल को जन्म देती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को या अपकेंद्री बल को जन्म देती है और बाहर की तरफ फेंकेगी। और लगभग 50,000 वर्षों के बाद ये अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल एक दूसरे को संतुलित कर लेते हैं और माना जाता है किसी भी तारे का जीवन चक्र चलना प्रारंभ हो गया। इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी तारे हैं सभी तारों का जन्म ऐसे ही होता है। अपना जो सूर्य है, अपने सूर्य का भी जन्म इसी तरह से हुआ है। और इसमें जो हाइड्रोजन रहता है हीलियम में परिवर्तित होने लगता है, हीलियम से वो कार्बन में और अन्य तत्वों में भी परिवर्तित होने लगता है। तो हम लोग देखें कि जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन पूरा जल के जब समाप्त हो जाता है तो हीलियम में और अन्य तत्वों में परिवर्तित होकर वो ठोस रूप में होने के बाद इस अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। अभी उसको भी हम लोग क्लियर करेंगे, देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग देखें कि इसी आधार पे ही किसी भी तारे का जो जीवन होता है वो निर्धारित किया जाता है। मतलब तारे का हम लोग देखें जन्म हुआ, तारे का जन्म होने के बाद लगभग 50,000 वर्षों के बाद अपने युवा अवस्था में वो आना प्रारंभ किया। इसके बाद अपने जवानी में वो पहुंचेगा। जैसे आपके सूर्य की कुल आयु 10 अरब वर्ष है, हम लोग पीछे क्लास में देख चुके हैं 10 अरब वर्ष है। जब 10 अरब वर्ष है और आधा आपका सूरज उम्र जी चुका है लगभग 5 अरब वर्ष, उसमें हम लोग देखें कि इसी आधार पे किसी भी तारे, कोई भी तारा सुख दुख का अनुभूति करता है। वो जन्म में आता है, युवा अवस्था में जाता है, वृद्धावस्था में जाता है, फिर तारे की मृत्यु भी होती है। अब हम लोग सीधा देखें तारे की मृत्यु के बारे में। तारे की मृत्यु कैसे होती है इसे हम लोग समझें।
तारों की मृत्यु। अब जरा हम लोग देखें कि जो तारे की मृत्यु है, ये तारे की मृत्यु कैसे होती है और इसे कौन बताया है। तो जो तारे की मृत्यु होती है, इसके बारे में आपको सुन के गर्व होगा कि वो भारतीय मूल के अमेरिकी खगोलज्ञ एस चंद्रशेखर साहब ने इसको बताया। कौन बताया? एस चंद्रशेखर ने बताया था कि तारे जन्म लेते हैं, तारे जवानी में जाते हैं, तारे वृद्धावस्था में जाते हैं, तारों की मृत्यु होती है, तारे भी सुख दुख की अनुभूति करते हैं। और जितने खगोलज्ञ थे, एक इनका उपहास उड़ाए, मजाक में लिए कि चले हैं तारे के बारे में बताने कि तारे का जन्म होगा, तारा जवानी में जाएगा, तारे की मृत्यु होगी। लेकिन कुछ दिनों के बाद लोगों को लगा कि जो एस चंद्रशेखर साहब बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। और वो बताए क्या थे एस चंद्रशेखर साहब, अब उसको हम लोग सीखते हैं, देखते हैं। वो बताए थे कोई भी तारा जब जन्म ले लेता है तो वो आगे की तरफ नाभिकीय संलयन प्रक्रिया को जन्म देते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। आगे की तरफ बढ़ेगा, फिर जब उसमें ये प्रक्रियाएं कब घटित होगी? हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होते रहते हैं, हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होते रहते हैं। लास्ट में जाकर वो लाल दानों में, रेड जाइंट में परिवर्तित हो जाता है। जब रेड जाइंट में परिवर्तित होता है तो उसकी मृत्यु होती है। और इस प्रक्रिया को बताने के लिए वो बताए थे कि तारे सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। ध्यान देना, एस चंद्रशेखर साहब बताए थे तारे सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक तारा छोटा होता है और एक तारा बड़ा होता है। ये प्रक्रिया को बताने के लिए, तारे के बारे में बताने के लिए इन्हें 1983 का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। इन्हीं के साथ आर.एस. फाउलर भी कार्य कर रहे थे। उनको संयुक्त रूप से, मतलब एस चंद्रशेखर को, आर.एस. फाउलर, दोनों लोगों को 1983 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब ये दोनों लोग क्या बताएं उसको हम समझें। ये बताए कि जो तारे हैं, तारों की मृत्यु जो होती है वो उसके द्रव्यमान पर या उसके आकार पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर निर्भर करता है। द्रव्यमान पर जब निर्भर करेगा तो ये बताए कि तारे सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। लेकिन आपको ध्यान देना, वर्तमान समय में बताया जाता है कि जो तारे हैं उनके प्रकार तीन बताए जाते हैं। कितने प्रकार के? तीन। तो हम लोग तीनों कवर करते चलते हैं, आगे मैं आप लोगों को और क्लियर करूंगा। तो इसके बारे में बताने की काम कौन किया है? एस चंद्रशेखर साहब ने। 1983 का इसी के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। ये बताए कि जो पहला तारा है, इस पहले तारे को कि छोटा तारा होता है। छोटा तारा, पहले तारे को क्या बताया? छोटा तारा। दूसरे तारे को बताया गया कि जो दूसरा तारा है वो मध्यम तारा होगा, मध्यम तारा। जो तीसरा तारा होगा उसे देखा जाए तो तीसरे तारे के बारे में बताया गया कि वो बड़ा तारा होगा। छोटा तारा, मध्यम तारा, बड़ा तारा। लेकिन एस चंद्रशेखर साहब की बात करें तो ये छोटे तारे और बड़े तारे के बारे में ही सिर्फ बताए। जो मध्यम तारा है इसके बारे में ओपेनहाइमर वल्काफ ने बताया, जो भी अमेरिका का ही है। जो द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम जापान पे गिराया गया था, तो उस परमाणु बम का निर्माण करता जो है वही है ओपेनहाइमर वल्काफ। और वही ओपेनहाइमर वल्काफ मध्यम तारे के बारे में भी उल्लेख करता है, बताता है। अब एस चंद्रशेखर साहब बताते हैं कि जो छोटा तारा है वो क्या होगा। तो बताए कि 1.44 सौरीय द्रव्यमान, सौरीय द्रव्यमान से अगर कोई छोटा हो, 1.44 सौरीय द्रव्यमान मतलब मास ऑफ द सन, मतलब हमारे सूर्य से इसकी तुलना की जा रही है। सूर्य से कितना बड़ा हो, 0.44 बड़ा भी रहे तो भी वो छोटा तारा के अंतर्गत आएगा। अर्थात हमारा सूर्य भी कैसा तारा है? एक छोटा तारा का उदाहरण है। तो बताया कि छोटा तारा होगा 1.44 सौरीय द्रव्यमान जो होगा उसे छोटा तारा कहेंगे। मध्यम तारा को बताया गया ओपेनहाइमर वल्काफ द्वारा कि 1.44 से 3.2 सौरीय द्रव्यमान या मास ऑफ द सन का जो तारा रहेगा
उसे मध्यम तारा कहेंगे। मतलब 1.44 से 3.2 सौर द्रव्यमान के मध्य जो रहेगा उसे मध्यम तारा कहेंगे। इसे कौन बताया? इसके बारे में बताया, या 3.2 सौर द्रव्यमान 1.4 से 3.2 के बारे में बताया है ओपेन हाइमर वल्कॉफ। वल्कॉफ नहीं होगा, वल्कॉफ होगा, ओपेनहाइमर वल्कॉफ। अब इससे भी बड़े के बारे में बताया गया एस चंद्रशेखर द्वारा। एस चंद्रशेखर साहब तो बता दिए थे कि 1.44 से जो बड़ा होगा वो बड़ा तारा होगा। अब देखा जाए कि 3.2 सौर द्रव्यमान से अगर कोई बड़ा तारा होगा तो उसे बड़ा तारा के नाम से जानेंगे। ये छोटा, ये मध्यम और ये बड़ा तारा। ये तुलना सौर द्रव्यमान आपके सूर्य के द्रव्यमान से की जा रही है। अब इसमें बताया गया कि जो छोटा तारा होगा वो कैसे मरेगा, कैसे मृत्यु को प्राप्त करेगा। तो उसमें बताया गया कि जितने भी तारे हैं, छोटा, मध्यम या बड़ा, सभी के सभी लाल दानव बनेंगे, रेड जाइंट बनेंगे। रेड जाइंट कैसे बनेंगे अभी उसको भी हम अभी क्लियर करेंगे, लेकिन कुछ चीजों को पहले हम लोग समझ लें, एक फिगर के माध्यम से सब समझ में आ जाएगा। बताया कि सभी तीनों तारे लाल दानव या रेड जाइंट के रूप में परिवर्तित होंगे। उस प्रक्रिया में जितने भी हाइड्रोजन रहेगा वो जलने के बाद हीलियम में परिवर्तित हो जाएगा। हीलियम में परिवर्तित होने के वजह से जो तारे रहेंगे उसका तापमान कम हो जाएगा और वो हमें लाल दिखाई देते। यहीं पर आप लोगों से प्रश्न पूछ लिया गया है कि जो तारे के रंग होते हैं वो किसके सूचक होते हैं? तो तारे के रंग उसके ताप के सूचक होते हैं और तारे सामान्यतः 3 रंग के होते हैं। 3 रंग कौन कौन से? एक होगा लाल तारा, लाल रंग का जो होगा वो निम्न ताप धारण करेगा। जो दूसरा है वो श्वेत तारा होते हैं, ये उच्च ताप धारण करेगा। जो तीसरा होगा वो नीला होगा, जो अत्यधिक उच्च ताप को धारण करता है। तारे कितने प्रकार के हो गए? 3। निम्न ताप धारण करने वाला कैसा है? लाल। तो स्वाभाविक है कि इन तीनों तारों से जब हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, समाप्त होगा, हीलियम में परिवर्तित हो जाएगा, तो ताप क्या हो जाएगा? निम्न हो जाएगा। जब ताप निम्न होगा तो स्वाभाविक बात है कि जब ताप निम्न हो गया तो तारे का रंग कैसा हो गया? लाल हो गया। तो लाल दानव चरण में तीनों तारे पहुंचेंगे निश्चित रूप से। इसके बाद उनकी जब मृत्यु होगी तो वो इस आकार के आधार पर अपने मृत्यु को प्राप्त करेंगे। जैसे छोटा तारा मरने के बाद, सबसे पहले छोटा तारा को देखें, मरने के बाद, समाप्त होने के बाद सबसे पहले श्वेत बामन बनेगा। श्वेत बामन बनेगा। श्वेत बामन मतलब छोटा बौना बनेगा। श्वेत बामन बनेगा, बहुत छोटा आकार, छोटा भाग में बन जाएगा। ये क्यों ऐसा? क्योंकि जब हाइड्रोजन जल जाएगा ऊपर वाले परत में तो लाल परत बन जाएगी, वो समाप्त हो जाएगा। जैसे हमारा सूर्य भी इतना विस्तार करेगा कि बुध शुक्र ग्रह तक विस्तार करेगा, पृथ्वी हमारी जल के भस्म हो जाएगी। तो उस प्रक्रिया में हम लोग देखें कि बाहर लाल तो पहुंच गया, लेकिन अंदर जो हीलियम बची हुई तेजी के साथ संकुचित होती है, एक ही बल कार्य करने लगता है। अभिकेंद्रीय बल जब तेजी के साथ संकुचित करती है तो पुनः आग लग जाती है और वो उच्च ताप धारण करता है। अत्यधिक उच्च नहीं बल्कि उच्च ताप धारण करेगा। अभी मैं बोला कि उच्च ताप जो धारण करता है वो सफेद दिखाई देता है और वही छोटा तारा कैसा हो जाएगा? श्वेत बामन बनेगा। बामन बौना को बोलते हैं, जो ड्वार्फ होते हैं, व्हाइट ड्वार्फ बोला जाएगा, या श्वेत बामन का निर्माण करेगा। यही श्वेत बामन हम लोग देखें कि जब हीलियम भी इसमें से जल जाएगी तो वो कार्बन में परिवर्तित हो जाएगा और कार्बन में परिवर्तित होने के बाद वो काला बामन का निर्माण करेगा, मतलब ब्लैक डॉर्फ का निर्माण करेगा। काला बामन या ब्लैक डॉर्फ का निर्माण करेगा। तो मतलब आपसे पूछ सकता है कि छोटा तारा मरने के बाद क्या बनता है? तो काला बामन बनेगा। काला बामन या ब्लैक डॉर्फ का निर्माण करेगा। अब ध्यान देना है कि मैं ब्लैक डॉर्फ बोल रहा हूँ, ब्लैक होल नहीं बोल रहा हूँ। ब्लैक होल या कृष्ण बीवर या श्याम छिद्र बात अलग होगी। इस बार पीसीएस का जो लोग एग्जाम दिए होंगे उसमें पूछ लिया था कि श्याम बीवर क्या है। जो तारे होते, तारे की सिकुड़ने की प्रक्रिया को श्याम बीवर बोलते हैं। यही प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया गया था। तो श्वेत बामन, काला बामन हो गया।
अब हमको देखना है कि जो मध्यम तारे हैं, मध्यम तारा और बड़े तारे में क्या होगा। तो मध्यम तारा और बड़ा तारा भी लाल दानव चरण में पहुंचेंगे और जो हाइड्रोजन बाहर का बचा रहेगा वो बाहर की तरफ प्रसार करेगा, लाल दानव बनेगा, लेकिन बीच वाला जो हीलियम रहेगा वो तेजी के साथ संकुचित करेगा। जब वो तेजी के साथ संकुचित होगा तो वो हाइड्रोजन से जो हीलियम बना है, हीलियम से वो कार्बन में परिवर्तित होगा, कार्बन से लोहा में तेजी के साथ परिवर्तित होता है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया रुक गई रहती है और केंद्र पर बहुत तेजी के साथ विस्फोट होता है, जिसे हम लोग सुपरनोवा विस्फोट के नाम से जानते हैं। सुपरनोवा विस्फोट होता है, बताया जाता है कि जितना 10 गैलेक्सियां मिलकर एक बार में प्रकाश करती हैं, उतना एक बार बड़ा या मध्यम तारा के मरने के उपरांत का प्रकाश होता है, जिसे हम लोग श्वेत वामन के को सुपरनोवा विस्फोट के नाम से जानते हैं। सुपरनोवा विस्फोट के बाद तारे का निर्भर करता है द्रव्यमान कि वो मध्यम तारा है कि बड़ा तारा है उस पर। अगर कोई मध्यम तारा है तो सुपरनोवा विस्फोट के बाद वो क्या बनेगा, तो वो न्यूट्रॉन या स्पंदन लिख लें, न्यूट्रॉन लिख लें, न्यूट्रॉन या स्पंदन या पल्सर तारे को जन्म देगा, तारे का निर्माण करेगा। न्यूट्रॉन तारा, स्पंदन तारा या पल्सर तारा को जन्म देगा। तो आपसे पूछ सकता है छोटे तारा मरने के बाद क्या बनते हैं, न्यूट्रॉन तारा, स्पंदन या पल्सर तारा। ये मरने के बाद जब न्यूट्रॉन या पल्सर या स्पंदन का मतलब होता है बहुत, पल्सर मतलब जानते होंगे, बहुत तीव्र या वेगवान तेज गति से चलने वाला जो होता है उसे कहते हैं। इसके बारे में जो जानकारी हमें होती है कि कैसे ये यहाँ पर कोई मध्यम तारे की मृत्यु हुई है, तो वैज्ञानिकों को इन क्षेत्रों से हर 1 सेकेंड में 30 बार रेडियो तरंगे वहां से विसर्जित की जाती हैं और हमारे यहाँ आके टकराती हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि जो मध्यम तारा है वहां पर उसकी मृत्यु हुई है और वो न्यूट्रॉन या स्पंदन या पल्सर तारा के रूप में वर्तमान समय में वहां पर विद्यमान है। अब अगली पॉइंट हम लोग देखें, लिखा गया है बड़ा तारा। तो जो बड़ा तारा है, बड़ा तारा 3.2 सौरीय द्रव्यमान से बड़ा होगा। बड़ा तारा 3.2 सौरीय द्रव्यमान से बड़ा होगा और इसमें हम लोग देखें तो ये जब मरेगा, इसकी जब मृत्यु होगी तो यही आपका बनता है कृष्ण बीवर। क्या बनेगा, कृष्ण बीवर बनेगा, या इसी को ही हम लोग कहते हैं ब्लैक होल। ब्लैक होल बोलेंगे। इसी कृष्ण बीवर के बारे में आप लोगों से पूछा गया है, श्याम छिद्र नाम दिया गया है। श्याम छिद्र भी वही हो जाएगा, कृष्ण बीवर श्याम छिद्र भी हो जाएगा। तो ये ब्लैक होल, कृष्ण बीवर या श्याम छिद्र जो है, दिखाई दे रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए। कृष्ण बीवर, ब्लैक होल या श्याम छिद्र हो गया। तो ये चीजें आपको देखना है कि ये कब बनेगा। तो ये बड़ा तारा कोई जब मृत्यु को जन्म देता है तभी ऐसा होगा। तो हम लोग समझ पाए होंगे जो तारे छोटा, मध्यम और बड़े तारे हैं वो मरने के बाद क्या बनाते हैं। जो कृष्ण बीवर है, इस कृष्ण बीवर का या छिद्र का घनत्व तो सभी तारों में सबसे अधिक होता है और इसके घनत्व से जो निर्माण होता है वो स्क्वायर चिल्ड रेडियस बोला जाता है। स्क्वायर चिल्ड रेडियस का निर्माण करता है। मतलब अगर माउंट एवरेस्ट को या पूरे हिमालय पर्वत को एक सरसों के दाने के आकार में पिरो दिया जाए तो वो भी एक ब्लैक होल या कृष्ण बीवर में परिवर्तित हो जाएगा, जिसका घनत्व तो इतना ज्यादा होता है कि उससे प्रकाश भी वापस नहीं आता है। मतलब कोई चला जाए तो उसकी हाल क्या करेगा। जो प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से भाग रहा है वो भी वहां से वापस नहीं आता है। इस प्रकार हम लोग देखें कि तारे की जन्म कैसे होता है, तारे की मृत्यु कैसे हुई है। नेक्स्ट क्लास में फिर से हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद आप लोगों का। ओके।